नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी तैयारी दोस्तों आपकी चल रही होगी। हमारे साथ साथ इसमें हमारी सीरीज़ भी दोस्तों आपको ज़रूर मदद कर रही होगी। यूनिट 2 की विशेष सीरीज़ दोस्तों अभी हमारी चल रही है। इसके अलावा मॉडल पेपर भी दोस्तों आपको करवाए जा रहे हैं। उत्तराखंड एलटी की दोस्तों अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आज ही इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको टॉपिक वाइज क्लासेस भी मिलेगी, थ्योरेटिकल कंटेंट भी मिलेगा। इसके अलावा आपको मॉडल पेपर भी देखने को मिलेंगे, जिससे दोस्तों आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा आने वाले सभी एग्जाम के लिए, उत्तराखंड एलटी के लिए भी और आने वाले सभी एग्जाम जहां पर आपसे एकेडमिक एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, पैडागोजी जो भी ये बोलो पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मोटिवेशन। थ्योरेटिकल क्लासेस में दोस्तों हमेशा से एम्फेसाइज इसलिए करता हूँ क्योंकि इस क्लास को जब आप पूरा देखेंगे तो आपके इससे कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और जो आने वाले जो एमसीक्यू आप देते हैं या आप मॉडल पेपर देते हैं, जहाँ पर छात्रों में हमेशा से समस्या रहती है कि सर हमारे नंबर कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो यही कारण है क्योंकि आप थ्योरी क्लासेस को उतना महत्व नहीं देते। थ्योरी क्लास को हमेशा पूरा देखा करो, उसके बाद इसको आप एनालाइज करो, इसके नोट्स बनाओ एंड देन उसके बाद अगर जब आप मॉक टेस्ट देंगे या मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा दोस्तों वो बूस्ट हो जाएगा। अदरवाइज बिना पढ़े लिखे, बिना थ्योरी क्लास अटेम्प्ट किए डायरेक्ट मॉडल पेपर दोगे तो उसमें क्या होगा कि सवाल गलत हो सकते हैं और जब सवाल गलत होंगे तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। इसलिए हमेशा थ्योरी क्लास पढ़ो, उसके बाद फिर एमसीक्यू दो, उसके बाद मॉक टेस्ट में भी चले जाओ, तो इससे आपको फायदा ही फायदा होगा। इसलिए थ्योरी क्लासेस हमेशा से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग हमें भी मोटिवेशन दे सकते हो। कैसे दोगे? इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में। जितना आप इसको शेयर करोगे, जितना आप अप्रिशिएट करोगे, उतना ही हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए और भी अच्छा हम वर्क करें और आपके लिए और भी बेहतरीन क्लासेस लेकर आएं और भी बढ़िया कंटेंट हम आपके लिए बनाएं। तो आज भी दोस्तों हम आपके लिए एक बढ़िया कंटेंट लेकर आए हैं जिसका नाम है मोटिवेशन। इसके प्रकार और उसके शैक्षिक निहितार्थ के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक अबाउट सेक्शन में है, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, हमारे क्लास की रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलेंगी, नोट्स की सुविधा है। इन सब की ओर भी दोस्तों आप जा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अभिप्रेरणा, उसके प्रकार और शैक्षिक निहितार्थ के बारे में। सबसे पहले अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन है क्या। हमेशा से जो शिक्षक हैं इनके सामने समस्या रहती है कि किस तरह से अपने छात्रों को मोटिवेट करें, कैसे उनके अंदर अभिप्रेरणा को पैदा करें। अब देखिए दोस्तों, जो अभिप्रेरणा की बात हम जब करते हैं तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि बाहर से दिया जाए, यानी कि जब शिक्षक चाहे अपनी स्वेच्छा अनुसार इसको पैदा कर दे छात्र में, जब चाहे समाप्त कर दे। देखिए दोस्तों, अभिप्रेरणा के स्वरूप को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसमें कुछ डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे, फिर इसके स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे रिली और लेविस 1983 में इनके द्वारा डेफिनेशन दी गई। अभिप्रेरण एक ऐसा बल है जो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है, ना कि कुछ ऐसी चीज जिसे शिक्षक छात्र में अपनी ओर से पैदा करते हैं। तो उन्होंने सिंपली ये बोला कि मोटिवेशन इज अ फोर्स दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल, यानी कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति के भीतर से ही उत्पन्न होता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे शिक्षक छात्र में अपनी ओर से पैदा करे। इसके अलावा ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन की डेफिनेशन थोड़ा ये ब्रॉड डेफिनेशन है जो कि आपको अभिप्रेरणा को काफ़ी हद तक समझा देती है। अभिप्रेरणा दोस्तों एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें शिक्षार्थी की आंतरिक शक्ति वातावरण के विभिन्न लक्ष्य वस्तुओं की ओर निर्देशित होती है, यानी कि दोस्तों एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जिससे कि आप लक्ष्य की ओर को निर्देशित हो पाते हो। इसके अलावा हम लोग की मूल आवश्यकताओं से उपजकर अभिप्रेरण एक ऐसी शक्ति के रूप में कार्य करता है जो व्यवहार को एक उद्देश्य और दिशा प्रदान करता है। यानी कि जो अभिप्रेरण है वो हमारी मूल आवश्यकताओं से ही पैदा होता है और फिर ये एक ऐसी शक्ति के रूप में कार्य करता है जो कि हमारे व्यवहार को एक दिशा देता है, एक उद्देश्य प्रदान करता है। अब हमारी जो मूल आवश्यकताओं कैसी भी हो सकती है, जैविक आवश्यकता होती है, शारीरिक आवश्यकता होती है, सामाजिक आवश्यकता होती है, इन्हीं से अभिप्रेरण पैदा होता है और फिर ये दोस्तों एक पावर के रूप में काम करता है जो कि हमारे व्यवहार को एक उद्देश्य और दिशा प्रदान करता है। तो इन परिभाषाओं का दोस्तों विश्लेषण करने पर अभिप्रेरण के स्वरूप के बारे में दोस्तों जो हमें तथ्य मिलते हैं तो उससे इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। सबसे पहले अभिप्रेरण शिक्षार्थियों की एक आंतरिक अवस्था है
और यह आंतरिक हमेशा क्या होती है, हमेशा काल्पनिक होती है, यानी कि इमेजनरी होती है। अतः इसके बारे में उनके व्यवहारों से एक अनुमान लगाया जा सकता है, इसे ठोस रूप में कभी देखा नहीं जा सकता। यानी कि अभिप्रेरण एक आंतरिक अवस्था है और ये आंतरिक अवस्था एक इमेजनरी अवस्था है, और इसके बारे में केवल आप शिक्षार्थी के व्यवहारों से अनुमान लगा सकते हैं, उसका व्यवहार कैसा, उसके आधार पर उसकी अभिप्रेरणा के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इसको ठोस रूप में देख नहीं सकते। इसके अलावा अभिप्रेरण में जो विशेष आंतरिक अवस्था होती है उससे शिक्षार्थी में कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, यानी कि विशेष आंतरिक अवस्था है उससे ही शिक्षार्थी कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा में उत्पन्न क्रियाओं में एक दिशा होती है, और दूसरे शब्दों में ऐसी क्रियाएं एक निश्चित दिशा में उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति की ओर को होती हैं। यानी कि जो आंतरिक अवस्था है उससे शिक्षार्थी में कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती हैं और उत्पन्न क्रियाओं में कोई ना कोई दिशा होती है, यानी कि एक कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य होता है, या दिशा मतलब एक निश्चित दिशा में हमारा एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य की प्राप्ति की ओर को होती है हमेशा। जो भी हमारा उद्देश्य होगा वो जो क्रियाएं होंगी उन क्रियाओं की मदद से हम दोस्तों क्या करेंगे, उद्देश्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। तो शिक्षार्थी में उत्पन्न अभिप्रेरित व्यवहार उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति तक जारी रहता है। अब शिक्षार्थी में जो भी ये हमारा अभिप्रेरित व्यवहार है, यानी कि जो हमारा मोटिवेटेड बिहेवियर है, या मोटिवेटेड बिहेवियर जो कि जनरेट हुआ है, ठीक है, ये दोस्तों आपका अपने उद्देश्य या फिर लक्ष्य की प्राप्ति तक जारी रहता है। तो ये दोस्तों हमारे अभिप्रेरणा का स्वरूप है। अब यहाँ पर दोस्तों अभिप्रेरणा को और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों टर्मिनोलॉजी है, इनका हम जानेंगे, जैसे कि आवश्यकता क्या है, अंतर्नोद क्या है, प्रोत्साहन क्या है, इसको दोस्तों हम इसको समझेंगे। सबसे पहले मनोवैज्ञानिकों ने आवश्यकता, अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन को अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 प्रमुख क्रमिक पद या कदम बताए हैं। बेसिकली क्या है, ये 3 मेजर सिक्वेंशियल स्टेप्स है ऑफ द मोटिवेशनल साइकिल। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं नीड की। नीड का मतलब क्या है, किसी चीज की कमी या फिर अति की अवस्था को हम आवश्यकता की संज्ञा देते हैं। कोई चीज की दोस्तों अगर आपकी कमी है या फिर किसी चीज की एक्सेस है तो उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, आवश्यकता। ठीक है, तो अगर आवश्यकता है उसी से हमारा जो अभिप्रेरण है वो उत्पन्न होता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने आवश्यकता को अभिप्रेरण की उत्पत्ति का पहला कदम बताया है। इसके बाद आवश्यकता को भी दोस्तों आप 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जैविक आवश्यकता, दूसरी होती है सामाजिक आवश्यकता। यानी कि एक होती है हमारी बायोलॉजिकल नीड, ओके, और इसके अलावा एक होती है दोस्तों आपकी सामाजिक आवश्यकता, यानी कि सोशल नीड्स। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं बायोलॉजिकल नीड्स की, तो जैसे हमारा भूख है, प्यास है, नींद है, ठीक है, ये सभी दोस्तों हमारी क्या है, जैविक आवश्यकता है। इसके अलावा सामाजिक आवश्यकता में हम कोई उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर हम दूसरों पर आधिपत्य दोस्तों जमाना चाहते हैं, ठीक है, या इसको कह सकते हैं नीड ऑफ डोमिनेंस, या फिर हमारी धन कमाने की आवश्यकता है, दूसरों से संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। ये सभी दोस्तों हमारी क्या आती है, सामाजिक आवश्यकता के अंतर्गत आती है। तो आवश्यकता को आप 2 तरह से डिवाइड करेंगे, एक होगी आपकी जैविक आवश्यकता, एक होगी आपकी सामाजिक आवश्यकता। इसके बाद दोस्तों अगला आता है अंतर्नोद, यानी कि ड्राइव। जब किसी व्यक्ति में किसी भी तरह की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उससे स्वभावतः उसमें क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि क्रियाशीलता दोस्तों क्या होती है, इससे बढ़ती है। तो वो पहले से अधिक क्या होता है, सक्रिय हो जाता है और तनावग्रस्त हो जाता है। इसी को दोस्तों अंतर्नोद की संज्ञा दी गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भूख हमारी क्या है, जैविक आवश्यकता है। अब इस आवश्यकता से भूख नामक अंतर्नोद पैदा हो जाएगा और जिसके कारण से हम अधिक सक्रिय हो जाते हैं, अधिक तनावग्रस्त हो जाते हैं। इसी तरह से जब हमें प्यास लगती है तो इससे हमारा प्यास अंतर्नोद पैदा होता है। इसी तरह से अगर हमें उपलब्धि की आवश्यकता है तो हमें उपलब्धि अंतर्नोद इसमें पैदा होता है। दूसरों पर आधिपत्य हम जमाना चाहते हैं तो हमें आधिपत्य
अंतर्नोद हमारा पैदा होगा, तो इससे उसकी उत्पत्ति हो जाती है। इसके बाद अगला आता है प्रोत्साहन या लक्ष्य। अब प्रोत्साहन या लक्ष्य वातावरण की वह वस्तु होती है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेती होती है और जिसकी प्राप्ति से उस आवश्यकता की पूर्ति होती है और अंतर्नोद में कमी हो जाती है। ठीक, जैसे अगर एक भूखा व्यक्ति है, उसके लिए भोजन क्या है, लक्ष्य या फिर प्रोत्साहन होता है। अब भूखे को अगर भोजन मिल जाएगा तो उससे होगा क्या कि उसकी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी और उसका जो अंतर्नोद है, यानी कि जो उसमें छटपटाहट हो रही थी अंदर से, वो उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई। तो इस तरह से दोस्तों आपने इसको समझना है। तो यहाँ पर जो हमारी जो अभिप्रेरण साइकिल है, इसमें पहले आवश्यकता है, फिर अंतर्नोद है, देन उसके बाद प्रोत्साहन है। तो जैसे भूखे व्यक्ति को भोजन मिल गया, ऐसी प्यासे को पानी मिल गया, तो ये उसके लिए क्या है, प्रोत्साहन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज समझनी है कि जो प्रोत्साहन भी है या लक्ष्य भी है, ये भी आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका धनात्मक प्रोत्साहन यानी कि पॉजिटिव इंसेंटिव्स, एक होता है ऋणात्मक प्रोत्साहन। ठीक है, जैसे कि भोजन मिलना, पानी मिलना, ये धनात्मक प्रोत्साहन है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम दंड या फिर आलोचना की बात करेंगे तो ये आपके दोस्तों क्या है, ऋणात्मक प्रोत्साहन है। ठीक, अब भोजन या पानी धनात्मक क्यों है, क्योंकि ये ऐसे प्रोत्साहन है कि व्यक्ति क्या है, इनसे इनकी ओर को जाना चाहता है। ठीक है, इनको प्राप्त करने से उसकी आवश्यकता की क्या होती है, पूर्ति होती है। तो भोजन तथा पानी क्या है, धनात्मक प्रोत्साहन है। तो धनात्मक प्रोत्साहन सिंपली क्या है, वो प्रोत्साहन है जिन्हें व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसे प्राप्त करने से ही उसकी आवश्यकता पूर्ति होगी। ऋणात्मक प्रोत्साहन क्या होंगे, जिससे व्यक्ति दूर रहना चाहता है, या कुछ ऐसे प्रोत्साहन या लक्ष्य ऐसे होते हैं जिससे व्यक्ति दूर रहना चाहता है और इनसे दूर रहने से ही उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। जैसे कि वो दंड से दूर रहना चाहता है, आलोचना से दूर रहना चाहता है, तो ये ऋणात्मक प्रोत्साहन से के उदाहरण है, क्योंकि इनसे दूर रहेगा व्यक्ति तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे अभिप्रेरण के वर्गीकरण के बारे में। मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरण को मूलतः दो भागों में दोस्तों बांटा है। एक होते हैं शारीरिक अभिप्रेरण या फिर जैविक अभिप्रेरण, फिजिकल मोटिवेशन या फिर बायोलॉजिकल मोटिवेशन, और इसके अलावा एक होते हैं एक्वायर्ड या फिर सीखा हुआ अभिप्रेरण। तो एक्वायर्ड या फिर लर्न्ड मोटिवेशन, दो तरीके से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं। दो आपकी क्या है, श्रेणियां। ठीक, सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं शारीरिक अभिप्रेरण में या फिर जैविक अभिप्रेरण में। शारीरिक अभिप्रेरण या जैविक अभिप्रेरण वो अभिप्रेरण होते हैं दोस्तों जो कि व्यक्ति को जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, और ये दोस्तों आपके जन्म से ही मौजूद रहते हैं। तो फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन दोस्तों बेसिकली क्या है, ये वो मोटिवेशन है विच इज नेसेसरी फॉर पर्सन टू सर्वाइव एंड इज प्रेजेंट इन हिम सिंस बर्थ, यानी कि जन्मजात दोस्तों आपके होते हैं मौजूद, जैसे कि भूख है, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र त्याग, ठीक है, दर्द, परिवर्जन, ये सभी दोस्तों आपके प्रमुख है, और ये सभी देश एवं काल के लोगों के एक ही रूप में पाए जाते हैं। पर बेसिकली क्या है दोस्तों, ये जनरल है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपने चीज समझना है कि ये सभी में ही पाए जाते हैं, और इनमें दोस्तों आपकी क्या होती है, समस्थिति भी पाई जाती है। ठीक है, यानी कि इनमें शरीर के भीतर संतुलन बनाए रखने का भी गुण होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसको भूख लग जाए तो उसके भीतर क्या होगा, एक तनाव उत्पन्न होगा और व्यक्ति भोजन की खोज करेगा, और व्यक्ति को भोजन मिलने पर तनाव कम हो जाएगा, और तनाव उत्पन्न होते ही जो आपकी समस्थिति थी उसमें असंतुलन होता था, और तनाव कम होने पे पुनः समस्थिति क्या होगी, कायम हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से आपको समझना है। तो होमियोस्टेटिस इसको बोलते हैं, तो ये इसके अंदर पाया जाता है, समस्थिति पाई जाती है। इसके अलावा शारीरिक अभिप्रेरण का शैक्षिक महत्व क्या है, तो रिली तथा लेविस के अनुसार शिक्षकों को वर्ग में अध्यापन करते समय यह देखना अति आवश्यक होता है कि शिक्षार्थी के सभी शारीरिक अभिप्रेरणों की न्यूनतम संतुष्टि अवश्य रहे, अन्यथा वे अध्यापन के अच्छे पहलू की ओर को अभिप्रेरित नहीं हो पाएंगे और शिक्षक के प्रयास का नतीजा सार्थक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इनका ये मानना है कि अगर शिक्षार्थी को आप पढ़ा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि उसके सभी शारीरिक प्रेरकों की या अभिप्रेरकों की न्यूनतम संतुष्टि जरूर हो।
ठीक है। यानी कि अगर कोई छात्र है वो भूख से तड़प रहा है, वो प्यास से तड़प रहा है, और फिर आप उसको पढ़ाए जा रहे हैं, तो फिर आपका जो प्रयास होगा वो सार्थक नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका ध्यान तो कहाँ है, उसका ध्यान तो है प्यास में या भूख में, तो तनावग्रस्त है, तो ऐसे में फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। यानी कि उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं या शारीरिक अभिप्रेरण है, वो पूरी हो जानी चाहिए, वो भी न्यूनतम, हम न्यूनतम की बात करें, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल। अब ऐसे तो इच्छाएं तो किसी की राजा महाराजाओं वाली भी हो सकती है, लेकिन वो नहीं, हम कह रहे हैं न्यूनतम जितना आवश्यक है। प्यासे को पानी दो, भूखे को भोजन दो, ठीक। तो वो आपकी आवश्यकताएं क्या होनी चाहिए, पूर्ति होनी चाहिए, ठीक। तो इसीलिए आपका जो नतीजा होगा शिक्षण का वो भी सार्थक होगा, अगर ऐसा है तो, ठीक है। तो यदि कोई शिक्षार्थी भूख और प्यास से तड़प रहा है तो स्वभावतः वह वर्ग में शिक्षकों द्वारा बताई गई बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा, और इस तरह से शिक्षक कभी भी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगला आता है अर्जित अभिप्रेरण या फिर सीखा हुआ अभिप्रेरण। अर्जित अभिप्रेरण में का अर्थ क्या है, जिसको आप एक्वायर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये जन्मजात नहीं होते हैं, ठीक। ये आपके क्या होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं, ओके, जो आप जन्म के बाद एक्वायर्ड करते हैं, ठीक। तो इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये अभिप्रेरण जन्मजात नहीं होते, यानी कि ऐसे अभिप्रेरकों को व्यक्ति अपने जन्म के बाद सीखता है। इसके अलावा ऐसे अभिप्रेरण सार्वत्रिक नहीं होते, यानी कि यूनिवर्सल हर जगह नहीं होते, हर किसी के पास नहीं होते। ऐसे अभिप्रेरण सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं तथा उनका स्वरूप भी अक्सर भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने जैविक अभिप्रेरण की बात करी थी, तो वो सभी में एक समान थे, यूनिवर्सल थे। भूख सभी को लगती है, प्यास सभी को लगती है, नींद सभी को आती है, ठीक। लेकिन अब ऐसे जो अभिप्रेरण होंगे अर्जित अभिप्रेरण, ये सभी में नहीं होते। जैसे कि किसी को धन कमाने की चाह है, तो जरूरी नहीं कि सभी को धन कमाने की चाह हो, वैसे होती है जनरली, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, ठीक। किसी को डोमिनेंस की चाह है, लेकिन हर किसी को डोमिनेंस नहीं चाहिए, ठीक। तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। इसके बाद ऐसे अभिप्रेरण व्यक्तियों के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते, जैसे कि वो वाले जैविक थे, वो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ऐसे अभिप्रेरणों की समस्थिति से भी कोई ताल्लुक नहीं होता है। समस्थिति जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका होमस्टेसिस से कोई भी ताल्लुक नहीं है, होम्योस्टेसिस से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पर समस्थिति बनाए रखने का कोई भी मतलब नहीं होता। ये है तो ठीक है, नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। इससे बैलेंस होने का कोई भी ताल्लुक नहीं है, ओके। अब शिक्षा के दृष्टिकोण से कई सारे अर्जित अभिप्रेरण है, इसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि उपलब्धि अभिप्रेरण। उपलब्धि अभिप्रेरण का मतलब क्या है कि जब व्यक्ति उपलब्धि पाना चाहता है, अब इस अभिप्रेरण से जब बालक प्रेरित होता है तो अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि वो अधिक से अधिक उसको सफलता मिल सके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अचीवमेंट मोटिवेशन, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में कोई बच्चा है, वो फर्स्ट आना चाहता है, तो उसमें उपलब्धि अभिप्रेरण कार्य कर रहा होता है, जिससे कि उसको मोटिवेशन मिलता है और उससे प्रेरित होकर वो कार्य को इस ढंग से करता है कि उसको अधिक से अधिक क्या हो, सफलता मिल सके। अब इसमें भी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको समझना है। उपलब्धि अभिप्रेरण में उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले बालक साधारण कठिनाई वाले कार्य अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि इस पर सफलता निश्चित होती है। अत्यधिक कठिन व अत्यधिक आसान कार्य को करना वे पसंद नहीं करते हैं। यानी कि कोई ऐसा बालक है जो कि उच्च उपलब्धि चाहता है, तो वे असल में जो साधारण कठिनाई वाले कार्य हैं वो ज़्यादा करना पसंद करते हैं, क्योंकि इनमें सफलता क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे मैं आपको हमेशा से बोलते हुआ हूँ कि बहुत ज़्यादा कठिन की ओर को भी नहीं जाना चाहिए, अब बहुत ज़्यादा आसान का भी कोई फायदा नहीं है। मिडिल के जो टॉपिक हैं वही सिलेक्शन दिलवाते हैं, ठीक। इसके अलावा उपलब्धि अभिप्रेरक मुखी बालक यदि अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते, यानी कि असफल हो जाते हैं, तो वे अपने प्रयास में थोड़ा तर्क संगत परिवर्तन कर पुनः लक्ष्य में पहुंच जाने की कोशिश करते हैं। तो जिनको उपलब्धि चाहिए, अगर वो अपने लक्ष्य में नहीं भी पहुंच पाए, यानी कि असफल भी हो जाए, तो वो क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट एफर्ट में थोड़ा सा परिवर्तन करके पुनः अपने गोल में पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा उपलब्धि अभिप्रेरक मुखी बालक असफल होने पर अपने आप को उसके लिए दोषी ठहराते हैं और अपने प्रयासों में सुधार लाने की कोशिश करते हैं, ठीक। उपलब्धि अभिप्रेरक मुखी बालक उन क्षेत्रों में अधिक काम करना चाहते हैं जिनके परिणाम पर उनका काफी नियंत्रण होता है,
ताकि वे निश्चित रूप से समझ सके कि उनके सफलता मिलेगी या नहीं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके उपलब्धि अभिप्रेरक मुखी बालकों की कुछ आप कह सकते हैं कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जिनको आपने दोस्तों यहाँ पर समझना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला आता है संबंधन अभिप्रेरण, यानी कि एफिलिएशन मोटिवेशन। तो एफिलिएशन मोटिवेशन का अर्थ क्या है? अपने साथियों एवं अन्य समूह लोगों के समूह में मान्यता प्राप्त करने की प्रवृत्ति को संबंधन अभिप्रेरण बोला जाता है। यानी कि आपको अपने साथियों और अन्य लोगों के समूह में आपको मान्यता प्राप्त करनी है। जनरली दोस्तों ये आपका प्रारंभिक किशोरावस्था में बहुत अधिक होता है, जहाँ पर आप समूह में मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं, आप एक लीडर बनना चाहते हैं, या बेसिकली आप ये चाहते हैं कि मुझे रिकग्नाइज करे लोग। ठीक है, तो प्रारंभिक किशोरावस्था यानी कि 13 से 15 साल की उम्र में सबसे अधिक स्पष्ट व विशिष्ट होता है। स्पष्ट भी होता है, विशिष्ट भी होता है। ठीक है, इस पर क्लियरली दिखाई देता है और अपने आप में एक स्पेसिफिक होता है। ठीक है, इसके अलावा अगला आता है चिंता हास, यानी कि एंजाइटी रिडक्शन। अब एंजाइटी रिडक्शन का क्या अर्थ है? शिक्षा के दृष्टिकोण में चिंता हास को भी दोस्तों एक प्रबल अभिप्रेरक माना गया है। अब चिंता हास का मतलब बालकों में सीखे जाने वाले पाठ के प्रति तनाव या चिंता को बिल्कुल समाप्त करने से नहीं, बल्कि चिंता के स्तर को इस लायक बनाकर रखने से होता है जो कि उसको पाठ सीखने में मदद कर सके। ठीक है, यानी कि एंजाइटी रिडक्शन का सिंपल सा अर्थ ये है कि यहाँ पर आपने समझना है कि चिंता को बिल्कुल भी गायब नहीं करना है, लेकिन चिंता के स्तर को बनाए रखना है। यानी कि चिंता का जो एक स्तर होता है ना, जैसे आप अभी एग्जाम देने वाले हैं, तो एक शिक्षक का कार्य ये होगा कि आपकी चिंता के स्तर को एक नॉर्मल तरीके से बनाए रखें। चिंता बिल्कुल ही हटा दोगे तो भी फिर आप क्या होगा, काम नहीं कर पाओगे। एक एग्जाम के लिए सामान्य चिंता भी होनी आवश्यक है। अगर आपको चिंता ही नहीं होगी तो फिर आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो चिंता हास भी क्या है, एक मोटिवेशन है, जिससे क्या होगा कि आपको सीखने में मदद मिलती है। जैसे आपका आने वाला एग्जाम है तो आपको एक सामान्य सी चिंता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको कोई चिंता ही नहीं है, तो चिंता नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि रिजल्ट भी आपके फेवर में नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत चिंता चलती है, लेकिन एक हद से ज़्यादा लेवल पे चिंता, वो भी गलत है। ठीक, तो चिंता हाथ से मतलब बालकों में सीखे जाने वाले पाठ के प्रति तनाव एवं चिंता को बिल्कुल समाप्त करने से नहीं, बल्कि चिंता के स्तर को इस लायक बनाकर रखना होता है कि जिससे उसे पाठ में सीखने में मदद मिले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ग्राफ है दोस्तों। इस ग्राफ की मदद से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर दोस्तों देखा गया कि चिंता की मात्रा जितनी लो थी, उतनी ही सीखने की मात्रा भी लो थी। देख रहे हैं, बहुत कम चिंता है तो फिर सीखने की बात। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर ये चिंता की मात्रा बढ़ती चलेगी, सीखने की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी। लेकिन एक लेवल तक, जब ये मीडियम तक पहुंचे, उसमें सीखने की गति सबसे अधिक थी। लेकिन जैसे ही फिर बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी तो फिर सीखने की मात्रा भी क्या होगी, कम होते लगी। ठीक, तो ये दोस्तों आपका बताता है, ये ग्राफ सिंपली ये बताता है कि जो चिंता है वो मध्य में होनी चाहिए, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, संतुलित होनी चाहिए, जिससे कि आप अधिक सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर समझना है। इस ग्राफ की मदद से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद अगला आता है दोस्तों सत्ता अभिप्रेरक। सत्ता अभिप्रेरक यानी कि पावर मोटिवेटर, दूसरों पर चेतन या फिर अचेतन रूप से वांछित प्रभाव एवं नियंत्रण उत्पन्न करने की इच्छा जो है वो सत्ता अभिप्रेरक कहलाती है। ठीक है, द डिजायर टू एक्सर्ट डिजायर्ड इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर अदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इज कॉल्ड पावर मोटिव। अब बेसिकली आप क्या करना चाहते हैं, दूसरे पर प्रभाव चाहते हैं, दूसरे पर नियंत्रण चाहते हैं, तो उसको हम सत्ता अभिप्रेरक बोलते हैं। ठीक, तो एडलर दोस्तों एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, प्रथम मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया कि सत्ता अभिप्रेरक मानव के बहुत से व्यवहारों का आधार होता है। क्योंकि जो व्यक्ति है वो हीनता की भावना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसकी जगह श्रेष्ठता का भाव दोस्तों उसमें विकसित होता है। तो इसलिए वो व्यक्ति नियंत्रण करना चाहता है, प्रभुत्व दिखाना चाहता है, सत्ता में रहना चाहता है, इसकी भाव की उसमें उत्पत्ति होती है।
इसके अलावा आक्रमणशीलता का अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन ऑफ एग्रेशन, यानी कि जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शाब्दिक रूप से या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने या आघात पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसको हम मोटिवेशन ऑफ एग्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ पर एटकिंसन, स्मिथ और हिलगार्ड की डेफिनेशन है, ये एक ऐसा व्यवहार है जिसका उद्देश्य दूसरों को शारीरिक रूप से या फिर शाब्दिक रूप से चोट पहुंचाना या दूसरों की संपत्ति को बर्बाद करना होता है। तो ये दोस्तों आपका क्या आता है, आक्रमणशीलता का अभिप्रेरण आता है। इसके अलावा फिर एक अनुमोदन अभिप्रेरण होता है। अनुमोदन का मतलब क्या है कि आपको दूसरे से प्रशंसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ठीक है ना। तो अनुमोदन अभिप्रेरण का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा दूसरों से जिन्हें वह अधिक महत्वपूर्ण समझता है उनसे धनात्मक मूल्यांकन चाहिए या प्रतिष्ठा चाहिए या प्रशंसा आदि पाने की उम्मीद होती है। ज्यादातर जो 6 साल से कम उम्र के बालक होते हैं उनमें अपने माता पिता से अनुमोदन पाने की तीव्र इच्छा होती है और यह उनकी प्रतिष्ठा प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो हम क्या है कि जिस व्यक्ति को मानते हैं कि भाई ये व्यक्ति कुछ है, इंपॉर्टेंट है, तो उससे हम अनुमोदन प्राप्त चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी प्रशंसा करे, ठीक है, जिससे हमारी प्रतिष्ठा बने। हम चाहते हैं कि वो हमारा धनात्मक मूल्यांकन करे, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अप्रूवल मोटिवेशन बोलते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण के क्या कार्य, यानी कि फंक्शन ऑफ मोटिव्स इन लर्निंग प्रोसेस। तो देखिए, अब अध्ययनों से दोस्तों पता लगा है कि भाई अभिप्रेरण क्या काम करता है सीखने की क्रिया में। सबसे पहले अभिप्रेरण हमारे व्यवहारों को शक्ति प्रदान करता है। अभिप्रेरण हमारे अंदर एक शक्ति उत्पन्न करता है, हमें क्रियाशील बनाता है। जब हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उससे हम क्रियाशील हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि पानी मिल जाए, जल्दी खाना मिल जाए, तो वो हमें क्या बनाता है, क्रियाशील बना देता है। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम कोई उपलब्धि पाना चाहते हैं या अनुमोदन पाना चाहते हैं, तो वो भी हमको क्या करता है, क्रियाशील बना देता है। हम चाहते हैं कि भाई हमारा LT में सिलेक्शन हो जाए, हम एक अच्छे टीचर बनेंगे, समाज में हमारा नाम होगा, अगल बगल वाले हमें अप्रिशिएट करेंगे, तो हम उपलब्धि पाना चाहते हैं। तो इससे हम क्रियाशील हो गए। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी LT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे क्या है, अंदर इंटरनल मोटिवेशन है। इसके अलावा अभिप्रेरण व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। यह हमारे व्यवहार को एक निश्चित दिशा दे रहा है। इसके अलावा अभिप्रेरण में व्यवहार चयनात्मक हो जाता है, यानी कि हम सही वस्तुओं का चयन कर पाते हैं, यानी कि मोटिवेशन मेक्स बिहेवियर सेलेक्टिव। ठीक, ये केवल आपके दिशा निर्देश ही नहीं दे रहा, बल्कि हमारे व्यवहार को चयनात्मक भी बना रहा है, यानी कि हमें एक निश्चित व्यवहार का चयन करने में मदद कर रहा है। और जब बालक अपने लिए कोई भी निश्चित लक्ष्य निर्धारित करता है, तो वे सिर्फ उतनी व्यवहारों का चयन करता है जो कि जिससे उसकी लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो जैसे अगर आपने ये माना है कि हमें उत्तराखंड LT निकालना है, तो इस समय पर आप वही चीज करेंगे जो कि आपको उत्तराखंड LT को प्राप्त करने की ओर को ले जाएगी। आप कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जो कि आपको इससे दूर ले जाए। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर हमारा जो व्यवहार है वो भी चयनात्मक हो जाता है। इसके अलावा सीखने में महत्वपूर्ण अभिप्रेरण व प्रोत्साहन का महत्व। तो अभिप्रेरण और प्रोत्साहन का दोस्तों बहुत महत्व है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का आम मत यह है कि स्कूल शिक्षण में अभिप्रेरण व प्रोत्साहन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो शिक्षा मनोवैज्ञानिकों और शिक्षकों ने अभिप्रेरणों को सीखने का राजकीय मार्ग कहा है। तो एक बार जरा सा दोस्तों इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मिल्टन है। मिल्टन ने बोला कि अभिप्रेरण सीखने की एक आवश्यक शर्त है। जबकि गेट्स क्या बोलते हैं, एक दुरुस्त शैक्षिक कार्यक्रम का आधार अभिप्रेरण की समस्या है और अभिप्रेरण सीखने के लिए अनिवार्य है। तो ये कुछ दोस्तों आपकी डेफिनेशन है जो कि आपकी अभिप्रेरण से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण की काफ़ी इंपॉर्टेंस है और कई तरह के अभिप्रेरण और प्रोत्साहन होते हैं जिससे कि सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होते हैं। कुछ ऐसी प्रमुख है जैसे कि सीखने के उद्देश्य हैं, पुरस्कार एवं दंड है। इसके अलावा प्रगति और परिणाम का ज्ञान, प्रशंसा और निंदा, स्पर्धा, प्रतियोगिता और सहयोगिता। ठीक,
इसके अलावा लक्ष्य निर्धारण, व्यवहार, आकांक्षा स्तर, प्रोत्साहन के रूप में सामाजिक अनुमोदन, प्रोत्साहन के रूप में व्यावसायिक लक्ष्य। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे अभिप्रेरणा, उसके प्रकार एवं शैक्षिक निहितार्थ। आई होप कि दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको आने वाले एग्जाम में जरूर मदद करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।